प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं लेसन 11 स्क्यूनेस। हिंदी में इसे कहते हैं विषमता। बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। विषमता शब्द क्या है, स्क्यूनेस किसे बोलते हैं, इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू कुछ बताना चाहता हूँ। ये डायग्राम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसीज का एक ग्राफ बनाएं। किसका? फ्रीक्वेंसीज का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ अगर वो इस तरीके से बनता है, आप देखें ये ग्राफ की विशेषता में क्या है, जो सेंटर लाइन है आधा है उसके इस तरफ है और आधा उसके उस तरफ है, और जो सेंटर पॉइंट है वो उसका पीक पॉइंट है। ओके, और ये ऐसा पॉइंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पे एक्स बार जो है वो इक्वल टू एम होता है और m इक्वल टू जेड होता है। यानी ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें x बार, m और z तीनों समान हो जाए। जब हम इसका कैलकुलेट करें, x बार कैलकुलेट करें, m कैलकुलेट करें, z कैलकुलेट करें, तीनों का आंसर सेम आए, तीनों का आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, जिसमें x बार, m और z तीनों समान हो। और वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका शेप इस तरीके से बनेगा, और ये शेप की विशेषता आप देख सकते हो क्या है, और इसी को ही कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें बच्चों? ये कैसे बना, मैंने आपने अभी बोला, जब हम अपने पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका ग्राफ बनाए, तो वो ग्राफ यदि इस तरीके से आ जाए परफेक्ट, तो उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसे बोलते हैं साइमेट्री। साइमेट्री मतलब समान है, साइमेट्रिक मतलब क्या होता है, बराबर होता है हर तरफ से, इधर भी और इधर भी, डिवाइड इक्वल पार्ट होता है, या इसको बोलते हैं समता यानी समान। तो साइमेट्रिक यदि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर, तो उसे क्या बोलते हैं, समता बोलते हैं, समान। तो अगर किसी भी फ्रीक्वेंसीज को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे जो ग्राफ बनता है वो यदि साइमेट्री है, साइमेट्रिक है, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? उसकी विशेषता ये होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कि उसमें एक्स बार, एम और जेड तीनों समान होते हैं। ये कहलाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और साइमेट्रिक डायग्राम। क्लियर? अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे कहते हैं विषमता। स्क्यूनेस। समझ में आया कि जब समान नहीं है, साइमेट्रिक नहीं है, एक्स बार, एम और जेड समान नहीं है, तो क्या है, विषम है। जो सम नहीं है, समान नहीं है, साइमेट्रिक नहीं है, यानी असाइमेट्रिक है, असमान है। क्लियर? तो उसको बोलते हैं विषमता। शब्द का मतलब समझ में आ गया। साइमेट्रिक क्या होता है ये आपको समझ में आया, ग्राफ से मैंने समझा दिया साइमेट्रिक ये होता है। अगर उसमें अंतर है तो वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, असाइमेट्रिक हो जाएगा। उसी को ही, विषमता को ही क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस बोलते हैं। क्लियर? देखो क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो। स्क्यूनेस रेफर्स टू द asymmetry of asymmetry और लेक ऑफ साइमेट्री, एक ही बात है। यानी विषमता का मतलब होता है असाइमेट्रिक, यानी विषम। जो साइमेट्रिक नहीं है वो ही तो असाइमेट्रिक होता है, जो सम्मतीय नहीं है वो ही तो असम्मतीय होता है। और लेक ऑफ साइमेट्री, लेक ऑफ साइमेट्री यानी जिसमें साइमेट्री नहीं है, और साइमेट्री का मतलब आप समझ चुके हो क्या होता है, समान होना हर तरफ से।
तो जब समान नहीं है तो उसको हम स्क्यूनेस कहते हैं। आसान है ना? अगर हम ये कहते हैं कि कोई चीज समान है, साइमेट्रिक है, इसका मतलब वो समान है, सम है। लेकिन अगर वो साइमेट्रिक नहीं है तो वो स्क्यूड है। क्या बोलते हैं उसको? स्क्यूड, यानी विषम बोलते हैं, विषमता बोलते हैं, स्क्यूनेस बोलते हैं। आगे, symmetry in the shape of frequency distribution. This is important to judge. ये किस बात को जज करने के लिए होता है? This is important to judging typicality of the certain measures of central tendency. हमारे जो x बार m और z हैं उनके बीच में कितना अंतर है उसको जज करने के लिए स्क्यूनेस की कैलकुलेशन की जाती है। किस लिए की जाती है? x बार m और z के अंतर को जानने के लिए स्क्यूनेस की गणना की जाती है। क्लियर? तो क्या मैं समझ सकता हूं कि आप लोग पूरा समझ रहे हैं बात को? स्क्यूनेस का मतलब क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं हो, असाइमेट्रिक हो, तो असाइमेट्रिक होना ही विषमता कहलाता है। पूछा इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग होता है कि जो हम सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करते हैं, एक्स बार एम और जेड, तो उनमें आपस में कितना अंतर है, उस अंतर को जानने के लिए स्क्यूनेस की गणना की जाती है। क्लियर? आगे देखो, स्क्यूनेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव किसको कहा? जब एक्स बार सबसे बड़ा हो, उससे थोड़ा छोटा m हो और उससे छोटा z हो। जब ऐसा हो तो उसे पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। ठीक है? और अगर इसका अपोजिट हो जाए, x बार सबसे छोटा हो, उससे बड़ा हो m और m से बड़ा हो z, तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस कहलाता है। तो स्क्यूनेस का आंसर जो है, यानी विषमता, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। क्या हो सकती है? पॉजिटिव और नेगेटिव। और आपसे पूछा जाता है भाई हम स्क्यूनेस क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो उसका कारण है कि हम एक्स बार एम और जेड जो सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी उनमें कितना डिफरेंस है, इस बात को हम जान सकते हैं। ठीक? आगे, अब इसको कैलकुलेट करने के तरीके कौन से हैं? तो इसका जो पहला तरीका है वो है कार्ल पियर्सन का माप, कार्ल पियर्सन्स मेजर। कार्ल पियर्सन एक राइटर हुए जिन्होंने फॉर्मूला दिया स्क्यूनेस का, और उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो है स्क्यूनेस, जिसको हम एस के कहते हैं शॉर्ट में। तो एस के इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड। क्या फॉर्मूला है? एक्स बार माइनस जेड। सेंट्रल टेंडेंसी का अंतर हो गया ना, इसलिए। और अगर इसका कॉफिशिएंट निकालना है तो कॉफिशिएंट को हम जे से इंडिकेट करते हैं। किससे? जे से। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपके आता है। आसान है दोनों फॉर्मूले। एस के का फॉर्मूला हुआ एक्स बार माइनस जेड, और जे यानी कॉफिशिएंट का फॉर्मूला हुआ एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप नोटिस कर सकते हैं इसमें एक भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जो हमने पहले नहीं सीखी हुई हो। एक्स बार हमें आता है, जेड कैलकुलेशन हमें आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन हमें आता है। सारी कैलकुलेशन सेम है जो हमें वापस करनी पड़ेंगी इस चैप्टर में। अगर जेड से कैलकुलेट ना करें तो और करके इसमें लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, एम से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यदि m से कैलकुलेट करें तो एसके का फॉर्मूला होगा 3x बार माइनस m। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कई बार z कैलकुलेट नहीं हो पाता है, z इज मिसिंग ऐसा हम लिखते हैं। तो जब z नहीं होता है तो हम m से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 3x बार माइनस m। और अगर आपको j कैलकुलेट करना है तो 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि यदि j कैलकुलेट करना है तो डिवाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है। क्यों? सही बात है ना? तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया। तो कार्ल पियर्सन को हम स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है तो एस के इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड, और अगर इसका j कैलकुलेट करना है तो एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन।
अगर जेड से कैलकुलेट नहीं होता है तो हम एम से कैलकुलेट करेंगे, और एम से कैलकुलेट करेंगे तो 3x बार माइनस एम, ये तो एस के का फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर जे कैलकुलेट करना है तो 3x बार माइनस एम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो हमने कैलकुलेट यहाँ पे किया ये आ जाएगा। ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? कार्ल पियर्सन के बाद में अगला नाम आता है बाउले, बाउलेज मेजर। तो बाउले ने क्या किया, ये भी एक राइटर थे, एक रिसर्चर थे। इन्होंने कहा कि अगर आपको स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी है तो आप एक्स बार और एम और जेड से नहीं करके आप क्वार्टाइल से करो। किससे करो? क्वार्टाइल से। तो इन्होंने जो जे एस के का फॉर्मूला दिया, उसका सिंबल होता है एस के, तो लिखना ही है, नीचे क्यू लिख देते हैं तो उसे क्वार्टाइल का सिंबल आ जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। क्या फॉर्मूला होता है? Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। तो इससे आपका एस के कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में कॉफिशिएंट ऑफ एस के क्यू, यानी जिसको हम जे क्यू कह सकते हैं, कॉफिशिएंट यदि कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आंसर यदि आपका प्लस में आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और यदि माइनस में आता है तो नेगेटिव हो जाता है। बस ये इतना ही चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसमें दो ही फॉर्मूले अपने को कैलकुलेट करने हैं। और आप देखिए इसमें भी हमें Q3, Q1 और M तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। ये हम पहले ही जानते हैं, पहले चैप्टर में हमने सीख चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 10 में। तो बार बार वही चीजें वापस रिपीट हो रही। ये दो फॉर्मूले से पूरा चैप्टर बना है, ठीक है। तो ये आपके रूल्स हुए। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है।